मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में आज सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट, डोरमेंट से डायनेमिक गवर्नमेंट, रेग्रेसिव से प्रोग्रेसिव ग्रोथ और फ्रेजाइल इकोनॉमी से टॉप इकोनॉमी की ओर देश आगे बढ़ रहा है। और मुझे विश्वास है कि यात्रा हमारी आने वाले दशकों तक चलेगी और मोदी जी ने जो हमारे सामने लक्ष्य रखा है, पूरी देश की पार्लियामेंट ने एक लक्ष्य सुनिश्चित किया है कि 15 अगस्त 2047 को भारत पूर्ण विकसित देश होगा, भारत आत्मनिर्भर देश होगा और भारत टॉप 3 इकोनॉमी में शुमार होगा। ये लक्ष्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे, उसका मुझे विश्वास है। इसका रोड मैप भी तैयार किया है। हमारे पास 10 साल का परफॉर्मेंस है और 25 साल का रोड मैप भी हमारे पास है। ये दोनों लेकर हम इस चुनाव में बहुत उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जा रहे हैं। मित्रों, जब ये 10 साल के कार्यकाल को समझना है, ये 10 साल के परिवर्तन को समझना है और विशेषकर इस 10 साल में इकोनॉमी में जो बदलाव हुआ है उसको समझना है, तो 10 साल के पहले क्या था वो जरूर जानना पड़ेगा। क्योंकि गड्ढा कितना गहरा था वो समझे बगैर नई इमारत कितनी बुलंद बनी है इसका फैसला कोई नहीं कर सकता। 10 साल पहले क्या मिला था और आज कहां खड़े हैं, वो ही नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन का पैरामीटर हो सकता है। 10 साल के पहले 2014 में अर्थव्यवस्था की हालत जर्जर थी, निवेशकों का भरोसा उठ गया था, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार इस देश के आत्मविश्वास को हिला दिया था। भारत में इकोनॉमिक कैपिटलिज्म चरम पर था, महंगाई की दर आसमान छू रही थी, फिस्कल डेफिसिट काबू के बाहर थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम सबसे नीचे पायदान पर पहुंच गए थे, हमारा रेटिंग लगातार नीचे गिरता रहा जा रहा था और बैंक की बैलेंस शीट बनाने में तकलीफ आए, इस तरह की बैंकों की व्यवस्था हो गई थी। इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के हालत भी बहुत खराब हालत में थी। आए दिन आतंकवादी हमले, बम धमाके, महिलाएं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्णय किया कि हम ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और देश की जनता ने निर्णय किया 2014 में कि एक बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत देना चाहिए और एक गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। इसके पहले एक अस्थिरता का 30 साल का दौर था। नरेंद्र मोदी जी को जब पूर्ण बहुमत देश में मिला तब 30 साल तक इस देश ने राजनीतिक अस्थिरताओं को झेला है। 30 साल तक मिली जुली सरकारें चली और बहुत लंबे समय के बाद 30 साल के बाद एक दल को पूर्ण बहुमत मिला और कांग्रेस के अलावे किसी पार्टी को आजादी के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत मिला। वहीं से भारत के ग्रोथ की स्टोरी शुरू होती है। ये जो 10 साल गए, ये 10 साल चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में लीजिए, इनोवेशन के क्षेत्र में लीजिए या इकोनॉमी के क्षेत्र में लीजिए, ये 10 साल भारत की ग्रोथ स्टोरी से गायब 10 साल है। इसको कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा क्योंकि ये 10 साल में ग्रोथ के नाम पर कुछ नहीं हुआ था। और ऐसे माहौल में मोदी जी ने टेक ओवर किया और आज जब हम यहां पर खड़े हैं तब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। 2004 से 14 का एवरेज महंगाई 8.2 थी, 2010, 11 और 13 में वो डबल डिजिट पर थी और आज क्या है, मैं आज बताना चाहता हूं मित्रों कि आज हम 5% से नीचे लगातार मेंटेन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बैंकों को सुधारा, हमने फॉरेक्स मिसमैनेजमेंट को सुधारा और इसके बाद अलग प्रकार की एक पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। लंबे अरसे तक हमारे देश की पॉलिटिक्स 4 नासूरों से ग्रसित रही: परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। इसमें मेरिट्स का कहीं स्थान नहीं था। मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर न केवल केंद्र सरकार
देश भर के चुनावों में सीधा लीड कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करने का काम किया है। अब सरकारें वही चुनकर आती है, बार बार चुनकर आती है जो परफॉर्म करती हैं। और पहली बार परिवारवाद और जातिवाद से अलग माहौल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली। कुछ लोग कॉलमिस्ट लिखते थे पॉलिसी पैरालिसिस हो गया है। एक ऐसी सरकार थी जिसमें इस सरकार का नेतृत्व कौन है तय नहीं होता था। हर मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानता था और प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था। इस प्रकार की सरकार चल रही थी। 10 साल तक एक भी पॉलिसी नहीं बना पाए। मोदी जी ने हर क्षेत्र में पॉलिसी के आधार पर शासन का निर्णय किया। 10 साल के अंदर 40 से ज्यादा नीतियां बनाई। मैं इकोनॉमी की बात करूं तो पीएलआई की पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, जीएसटी, ध्रुव, डिजिटल इंडिया, क्वांटम मिशन, हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी, स्किल की पॉलिसी, इंडियन स्पेस पॉलिसी, ड्रोन की पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, गोवर्धन और ग्रीन इंडिया, ये सारी पॉलिसी ने हमारी इकोनॉमी को शेप देने का काम किया है। और पॉलिसी ड्रिवन स्टेट कैसा होता है उसका बेस्ट एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी ने दिया और आज पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बनकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, कोई सरकार 50 साल काम करे तो 5 बड़े फैसले ले सकती है। मैं कांग्रेस के रिकॉर्ड के आधार पर कह सकता हूं, कांग्रेस ने 55 साल काम किया, 5 बड़े फैसले वो गिना नहीं सकते। हमने 10 साल की सरकार में 50 से ज्यादा युग परिवर्तनकारी फैसले दिए हैं, जिसको पूरी दुनिया स्वीकार कर सकती है कि ये फैसले ने भारत की दिशा और दशा दोनों को बदला है। मैं आपको कुछ इसमें से उदाहरण देना चाहता हूं। हमने 2016 में नोटबंदी की, भ्रष्टाचार और नकली मुद्रा पर रोक लगाई। 2017 में जीएसटी लेकर आए। एनपीए की समस्या के समाधान के लिए हमने बड़े फैसले किए। जनधन, आधार, मोबाइल, जेम ट्रिनिटी द्वारा डिजिटल लैंडस्केप का विस्तार अंतिम व्यक्ति तक किया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पूरी दुनिया में मैसेज दिया कि भारत की सेना और भारत की सीमा दोनों को हल्के से नहीं ले सकते। इसके साथ छेड़खानी करते हैं तो जवाब मिलता है। 3 तलाक को समाप्त कर करोड़ों मुस्लिम माताओं बहनों को अधिकार देने का काम किया। सीएए का बिल पारित कर हमने शरणार्थी जो आए थे पड़ोसी देश से प्रताड़ना भोग कर, उनको हमने अधिकार, नागरिकता का अधिकार दिया। धारा 370 और 35 से, जिसके लिए कहा जाता था इसको छूने की कल्पना भी नहीं कर सकते, मोदी जी ने देखते देखते 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ। हम नई शिक्षा नीति लेकर आए। हमारी नई शिक्षा नीति का जरूर आपके बिजनेस हाउस ने अभ्यास करना चाहिए। इसमें भविष्य का भारत भी है और हमारे संस्कार की सुगंध भी है। ये एक प्रकार से हमारी शिक्षा नीति को ओपन किया और हमारे युवाओं को, विश्व के युवाओं के साथ 2-2 हाथ करने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी ने एक मंच प्रदान करने का काम किया। हमने देश की महिलाओं को नीति निर्धारण के लिए हिस्सेदार बनाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर 33% आरक्षण विधानसभाओं में और संसद में देने का काम किया। 3 कानून हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो अंग्रेज बनाकर गए थे, 160 साल पुराने कानून थे, इसकी जगह आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता लाए। और मैं आज आपको भरोसे कैसे कहता हूं, ये मोदी की गारंटी है। ये कानूनों के
इंप्लीमेंटेशन के बाद कोई भी क्रिमिनल केस में 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक हम न्याय सुनिश्चित कर लेंगे। तारीख पे तारीख अब पास्ट हो जाएगा। मित्रों, इस देश के गौरव को ना किसी ने समझा, ना इसके बढ़ाने की चिंता की। कई बार सभी लोग कहते हैं, मैं कई बार जाता हूं कि सबका देश के विकास से क्या लेन देन। देश के विकास के साथ देश के हर नागरिक के आत्मविश्वास का सीधा लेना देना है। देश के मन में, देश की जनता के मन में जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, इसको हटाए बगैर, वो हीन भाव को हटाए बगैर देश विकास नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सारे मान बिंदुओं को सम्मानित करने का काम किया। 500 साल से अपमानित स्थिति में पड़े रामलल्ला को उन्होंने भव्य मंदिर के अंदर प्रस्थापित करने का काम किया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने तोड़ा था, इतने सालों के बाद कोई विवाद के बगैर इसका पुनर्निर्माण कर 130 करोड़ भारतीयों के एक सामूहिक आत्मविश्वास का निर्माण किया, जो आज देश की इकोनॉमी को भी बदलेंगे, देश के पॉलिटिक्स को भी बदलेंगे और देश के भविष्य को भी बदलेंगे। इसके साथ साथ हमने नए संसद भवन का भी निर्माण किया। मेरा आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों को देश के जहां बजट आता है, बनता है, बजट पारित होता है, कानून बनते हैं, इस व्यवस्था को आपकी व्यस्तता में से निकलकर जरूर एक बार देखना चाहिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, हमारे यह नया संसद भवन जो मोदी जी की कल्पना है, मोदी जी ने कल्पना को चरितार्थ किया है, वो संसद भवन दुनिया की सबसे आधुनिक और दुनिया की सबसे भव्य डेमोक्रेटिक व्यवस्था बनकर आज हमारे सामने हुआ है। और इसके अंदर हमने सेंगोल को प्रस्तापित किया। राजपथ एक सत्ता का प्रतीक बना हुआ था। अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए गवर्नर जनरल के घर के सामने, वायसरॉय के घर के सामने के पथ को राजपथ नाम दिया था। हम आजाद हो चुके हैं। राजपथ को कर्तव्य पथ में बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और सारे हथियारी ग्रुपों के पर नकेल कसकर देश के अंदर शांति स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में 3 बड़े हॉटस्पॉट हुआ करते थे, नॉर्थ ईस्ट, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और कश्मीर। आज ये तीनों हॉटस्पॉट में हिंसा 72% से ज्यादा कम हुई है। 10,000 से ज्यादा आतंकवादी, उग्रवादी हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। आज देश शांति की ओर बढ़ चुका है और इससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसलिए मैंने कहा कि कई सरकारें 50 साल चलती है तब 5 फैसले करती है, इस सरकार ने 10 साल के अंदर 50 फैसले करे। और सबसे बड़ा काम मोदी जी ने किया, इस देश के 60 करोड़ लोग अपने आप को देश के विकास के साथ जोड़ ही नहीं पाए थे। आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं, मगर आपको भी शायद इस दृष्टि से आपने इस चीज को नहीं देखा होगा। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इस देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में भी, व्यक्ति छोड़िए, परिवार में भी एक भी बैंक अकाउंट नहीं था, एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। एक प्रकार से ये 60 करोड़ लोग देश के अर्थतंत्र के साथ जुड़े नहीं थे। कहने को तो हमारी आबादी 130 करोड़ की है, मगर आपकी भाषा में कहूं तो मार्केट सिर्फ 70 करोड़ लोगों का था, क्योंकि 60 करोड़ लोगों के पास ना बैंक अकाउंट था, ना परचेज पावर था, कुछ परचेज ही नहीं कर सकते। उनका पूरा जीवन रोजमर्रा की चीजों में व्यतीत होता था। मोदी जी ने इस 60 करोड़ लोगों के जीवन में सारी बेसिक सुविधाएं एक 10 साल के अंदर समाप्त कर दी, जिसको देश की कई सरकारें 75 साल तक नहीं कर पाई। लगभग 10 करोड़ परिवार में गैस का सिलेंडर पहुंचाया, 12 करोड़ परिवार में टॉयलेट पहुंचाने का काम किया, 14 करोड़ परिवार में नल से जल पहुंचाया, 11 करोड़ किसानों को
6,000 रुपया प्रति साल देने का काम किया। 4 करोड़ से अधिक लोगों को घर देने का काम किया और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य के पूरे खर्चे से मुक्त कर दिया और 80 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का काम किया। आपको लगता होगा ये चुनावी सभा नहीं है, यहां क्यों बात कर रहे हैं। मैं आपको ये बताने आया हूं कि कोई देश 60 करोड़ लोगों को अलग रखकर विकास के रास्ते पर नहीं चल सकता। ये कोई नहीं समझा। हमारे अर्थतंत्र के विकास में 60 करोड़ लोगों का कोई योगदान ही नहीं था और आपकी भाषा में कहूं तो हमारा मार्केट 70 करोड़ का ही था। आज हमारा मार्केट 130 करोड़ का है। मेरी बात मानकर चलिए। इसकी पूरी बेसिक सुविधाओं की चिंता नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दी है। अब वो आज आगे बढ़ना चाहता है। उसको स्कूटी चाहिए, घर में पंखा चाहिए, एक छोटा सा टीवी चाहिए, बच्चे को पढ़ाना है। ये सारी चीजें भारत के विकास के लिए ग्रोथ बनकर आगे आई हैं और उसके व्यक्तिगत जीवन में तो विकास हुआ ही हुआ है। नरेंद्र मोदी ने 60 करोड़ लोगों को विकास के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और ये 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने ढेर सारे परिवर्तन किए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर किसी भी देश का विकास का आकलन ही नहीं हो सकता। 2013-14 में इस देश में 91,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, 91,000 किलोमीटर, और 2023 में 1,45,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन चुके हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन है और इसी के आधार पर हमारी इंडस्ट्री के लिए सुगमता बढ़ेगी, हमारे अर्थतंत्र के लिए सुगमता बढ़ेगी। मैं दावे से कह सकता हूं कि 2030 में आपकी लॉजिस्टिक के खर्चे को 10% कम करने का लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, जिससे विश्व भर में हमारे उत्पाद स्पर्धा में टिक पाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पहले 11.6 किलोमीटर होता था, अब प्रतिदिन 28 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन रहे हैं। रोड और ओवरब्रिज पहले 4,000 थे देश में, आज 11,000 है। मेट्रो वाले शहर 5 थे, अब 20 है। एयरपोर्ट 74 थे, 2 गुना। आज ही एक उद्घाटन हुआ है और 74 की जगह 74 की जगह 150 एयरपोर्ट अब देश में बन चुके हैं और विमानों की संख्या 400 से 825 तक पहुंच चुकी है। मित्रों, मैं इसलिए बता रहा हूं कि इकोनॉमी आंकड़ों से नहीं चलती है। इकोनॉमी का ग्रोथ करना है, अर्थतंत्र का विकास करना है, देश का विकास करना है, तो इसके लिए सारी चीजों को साइमल्टेनियसली बदलना पड़ेगा, जो मोदी जी ने किया है। और इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाया है। रेलवे में कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5,22,000 करोड़ करा। पोर्ट्स में भी लगभग 2 गुना करा, टूरिज्म में भी 2 गुना करा। और जब अंतिम बजट मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया, तब देश का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ था और मोदी जी ने अभी जो बजट अंतिम में दिया, निर्मला सीतारमण जी ने, इसमें 11 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमने रखा है। ये बता रहा है कि देश कितने सुनियोजित तरीके से आगे आ रहा है। नीतियों के आधार पर चले, सारी चीजों की चिंता कर कर चले, नए प्रोफेशनल भी बनाए। और इसका परिणाम क्या है? परिणाम आपके सामने बहुत स्पष्ट है। यूपीए में एवरेज जीडीपी का ग्रोथ रेट 2013-14 में 6.9% था, आज वो 6.9 से 8.4 पर पहुंचा है। पर कैपिटा जीडीपी $3,889 था, 3,889 अमेरिकी डॉलर, आज वो बढ़कर $6,000 बना है पर कैपिटा जीडीपी। हमारा महंगाई 8.2 पर था, इसको हम 5 तक सीमित रख पाए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ था, इसको 11 लाख करोड़ तक बढ़ाया है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट वैल्यू $7.6 बिलियन थी, आज $23 बिलियन तक
इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट का वैल्यू बढ़ा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 305 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। स्टार्टअप की संख्या 350 से 1,17,000 तक पहुंचाने का काम किया है। बीएससी अभी क्या है मालूम नहीं है मुझे, मगर 22,000 से 73,000 क्रॉस कर चुका है, जो बहुत बड़ा द्योतक है इकोनॉमी का। डायरेक्ट टैक्स पेयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने वाले जो हमारे नागरिक है, वो पहले 2012-13 में सिर्फ 4.7 करोड़ थे। 130 करोड़ के देश में डायरेक्ट टैक्स पेयर 4.7 करोड़ थे, हमने 2 गुना कर दिया एक ही दशक में, 8.18 करोड़ का किया है। इनडायरेक्ट टैक्स पेयर जो 60 लाख थे उसको 1,40,00,000 किया है। यूनिवर्सिटी की संख्या भी हमने डबल की है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 81 की रेंज पर थे, अब 40वीं रैंक पर आ गए हैं। तो इनोवेशन भी बढ़ेगा, जो हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखेगा। और ब्रॉडबैंड प्राप्त करने वाले लोग 6 करोड़ थे, अब 90 करोड़ हो चुके हैं। मैं आंकड़े इसलिए बताता हूं कि पहले जो मैंने नीतियां बताई, इन नीतियों के आधार पर चलकर ये सारा परिणाम आया है। हम 11वें नंबर का अर्थतंत्र थे, आज दुनिया में 5वें नंबर का अर्थतंत्र बन चुके हैं। और मैं आपको मोदी जी की गारंटी याद कराने आया हूं, तीसरी बार मैंडेट दे दीजिए, 5 साल में हम दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने के दिशा में हम आगे चले जाएंगे। वैश्विक मानचित्र पर एक डार्क स्पॉट था भारत का इकोनॉमी, आज ब्राइट स्पॉट बना है और साइलेंट प्रधानमंत्री से वाइब्रेंट प्रधानमंत्री तक की यात्रा नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को करा दी। मित्रों, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। राजनीतिक स्थिरता आई है, भ्रष्टाचार से मुक्त शासन है, जन कल्याण की नीतियां हैं और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एजेंडा है और सबसे बड़ा शांतिपूर्ण माहौल दिया है। मगर मैं आज आप लोगों के सामने एक बात कहना चाहता हूं। मैं मोदी जी का 42 साल से साथी हूं, इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं मेरिट्स के आधार पर कह रहा हूं। बहुत सालों के बाद देश को एक ऐसा नेता मिला है जिन्होंने 23 साल में वैकेशन ही नहीं लिया है, सतत काम करने का काम किया। हमने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले वाली सरकार देखी। मोदी जी 23 साल तक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहे, मोदी जी पर 25 पैसे का आरोप विपक्ष वाले भी नहीं लगा सकते, इतना पारदर्शी नेतृत्व दिया। हम विजनरी प्रधानमंत्री ढूंढते थे कि प्रधानमंत्री ऐसा हो जिसका देश के विकास का विजन हो, देश की सुरक्षा का विजन हो, देश के सांस्कृतिक विकास का विजन हो, देश के शैक्षणिक विकास का विजन हो, देश के अर्थतंत्र के विकास का विजन हो। मगर इस सभी क्षेत्रों में हम ढूंढते थे तो विजनरी प्रधानमंत्री, आपने वोट भी विजनरी प्रधानमंत्री पर दिया, मगर हमने प्राप्त कर लिया युग दृष्टा प्रधानमंत्री, जो सिर्फ विजन नहीं रखता है, युग को बदलने का मादा रखता है। और आज 2047 में हर क्षेत्र के अंदर भारत टॉप पर होगा। वो आत्मविश्वास के साथ 130 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ भारत निर्माण में लगे हैं। मित्रों, हमने इन्वेस्टमेंट को प्लेटफॉर्म दिया है, हमने इनोवेशन को प्लेटफॉर्म दिया है, हमने आइडियाज को प्लेटफॉर्म दिया है और युवाओं को जोड़ा है। इससे ही ये न्यू इंडिया का नई शुरुआत हुई है। मित्रों, कई सारे क्षेत्रों में हमने नई शुरुआत की है, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन की इकोसिस्टम का निर्माण हो, बायोफ्यूल की ब्लेंडिंग का टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन हो, ड्रोन की पॉलिसी हो, अंतरिक्ष की पॉलिसी हो, सेमीकंडक्टर के लिए पूरा इकोसिस्टम बनाने की बात हो, या पीएलआई के माध्यम से मेक इन इंडिया को चरितार्थ कर भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना हो। हर चीज के लिए मोदी जी ने ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं और देश इसी दिशा में आगे बढ़ा है। मैं आज आपको ये बताने आया हूं मित्रों कि 10 साल में क्या हुआ।
मैं तो 10 साल के बाद आपके सामने आया हूं। 10 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, मोदी जी का शासन रहा, आपने मौका दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 10 साल में हर हफ्ते में, हर सप्ताह में, हर वीक में एक यूनिवर्सिटी खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हर सप्ताह में एक यूनिवर्सिटी खोली है, हर दिन में 2 नए कॉलेज खोले हैं, हर दिन में 55 पेटेंट और 600 ट्रेडमार्क हमने रजिस्टर किए हैं। हर दिन 1.5 लाख गरीबों को मुद्रा लोन देकर रोजगारी का काम दिया है। भारत ने हर दिन में 37 नए स्टार्टअप बनाए हैं। हर दिन 16,000 करोड़ के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। हर दिन 3 नए जन औषधि केंद्र खुले हैं। हर दिन 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है। हर दिन 50,000 से ज्यादा एलपीजी गैस के सिलेंडर हमने दिए हैं, कनेक्शन दिए हैं, और 75,000 लोगों को गरीबी की रेखा को से हर दिन बाहर निकाला है। आप कल्पना कर सकते हैं, 10 साल तक सातत्यपूर्ण तरीके से हर रोज 75,000 लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला, और 25 करोड़ की आबादी आज देश में गरीबी रेखा से बाहर आ गई है। आप लोगों की दुनिया का हिस्सा बन गई है, ये मार्केट बन चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है। और हर सेकंड में, 10 साल तक कंटिन्यूअसली हर सेकंड में एक घर में नल से जल पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये जो पुरुषार्थ है, सातत्यपूर्ण प्रयास है, ये बहुत बड़ा धैर्य, बहुत बड़ा आयोजन और पॉलिसी को नीचे तक पहुंचाने का मादा हो तभी हो सकता है। मैंने मोदी जी को देखा है, कोई अपनी कंपनी के लिए भी इतने पैशन के साथ काम न करे, इतने पैशन के साथ मोदी जी ने देश के विकास के लिए काम किया है, देश की सुरक्षा के लिए काम किया है, देश की संस्कृति के लिए काम किया। और इसी के कारण आज दुनिया में 11वें नंबर से हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में 67 साल लगे, 2 ट्रिलियन तक पहुंचते में और 8 साल लगे, और मोदी जी ने 5 ही साल में 3 ट्रिलियन तक पहुंचाया। और इस वर्ष के अंत तक मेरा अनुमान है 4 ट्रिलियन बन जाएंगे, और 27 में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। पर कैपिटा इनकम को हमने डबल किया है। बाकी के आंकड़े मैंने बताई है, मगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी ढेर सारा काम हुआ है। पीयूष भाई ही देख रहे थे पूरी चीजों को। 41,000 से ज्यादा कंप्लायंस को समाप्त कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बड़ी छलांग निकाली। मित्रों, वाहनों की बिक्री का भी रिकॉर्ड हमने बनाया। 4 मिलियन रिकॉर्ड कारों की बिक्री एक साल में हुई है। जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन किया, इनकम टैक्स का रिकॉर्ड कलेक्शन किया, और महंगाई को हमने अपने न्यूनतम स्तर पर रखा है। और इन्वेस्टमेंट के लिए भी 1947 से अब तक $1,000 बिलियन का एफडीआई आया, उसमें $600 बिलियन सिर्फ अंतिम 9 साल में आए हैं। पहले एफडीआई 7 से 8 शहरों तक सीमित था, आज 31 राज्यों और यूटीज में एफडीआई सिमेट्रिकली पहुंचता है और पूरे देश का ग्रोथ होता है। पहले एफडीआई कुछ ही देशों से आता था, अब 160 देशों से एफडीआई आ रहा है। एफडीआई पहले कुछ ही सेक्टर में आता था, अब एफडीआई 61 सेक्टर के अंदर आता है। पहले एफडीआई फार्मा ऑटो सेक्टर में आता था, और आज मॉडर्न से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी एफडीआई आ रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव है, और ये बदलाव हमारी नीति आधारित सरकार चलाने की जो पद्धति है इसके कारण है। मोदी जी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत करी, तब ढेर सारे इकोनॉमी के पंडित हंसते थे कि कैसे होगा, मगर आज मेक इन इंडिया सच बनकर रहा है। जीरो इफेक्ट पॉलिसी हमने बनाई, और ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देकर मेक इन इंडिया को हमने साकार किया है। मित्रों,
इसके ढेर सारे आंकड़े हैं, मगर मैं आंकड़ों में पढ़ना नहीं चाहता, परंतु हमने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है पीएलआई स्कीम लाकर। ऑटोमोबाइल, फार्मा, टेलीकॉम, बल्क ड्रग और ढेर सारे क्षेत्रों में पीएलआई स्कीम लाकर हमने ग्लोबल वैल्यू चेन को और मजबूत करने का काम किया है और पूरा भारत के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात, मैं आज एक बात जरूर कहना चाहूंगा मित्रों, जब कोरोना आया तब दुनिया भर के लोग ये चिंता कर रहे थे कि भारत का क्या होगा, और वो चिंता उनकी वाजिब थी। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बड़ी आपदा को झेलने के लिए तैयार नहीं था। सारे लोग अपने देश की चिंता नहीं करते थे, भारत की चिंता करते कि भारत का क्या होगा। मगर कोरोना जब समाप्त हुआ तब हमारी चिंता करने वाले लोगों को देशों में कोरोना का ठीक से प्रबंधन नहीं हुआ। भारत दुनिया में सबसे पहले कोरोना क्राइसिस से बाहर आने वाला देश बनकर रहा। क्या हुआ ऐसा क्या हुआ? दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई कुछ देश लड़े हैं, सरकारें लड़ी हैं, और भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई केंद्र सरकार भी लड़ी, राज्य सरकार भी लड़ी, और 130 करोड़ लोग कोरोना के खिलाफ सामूहिक लड़ाई लड़े। इसके कारण हमारा विजय हुआ है मित्रों। मैंने लाल बहादुर शास्त्री का वाकया एक बार पढ़ा था कि जब हम युद्ध में थे, उन्होंने कहा था कि शनिचर को कोई चावल नहीं खाएगा, और पूरे देश ने चावल बंद कर दी थी। मोदी जी ने एक बार कहा कि कल जनता कर्फ्यू है, कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा। दुनिया में कोई मान नहीं सकता, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बगैर, गैजेट के बगैर 130 करोड़ लोग घर में रहे और कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने का मन बनाया। मोदी जी ने कहा थाली बजाइए, लोगों ने मजाक उड़ाया। मोदी जी ने कहा दिया जलाइए, लोगों ने मजाक उड़ाया। उनको मालूम नहीं था कोरोना के खिलाफ सामूहिक मन बनाने के लिए मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हंसने वाले हंसते रहे, मोदी जी करते रहे। हमने वैक्सीन भी बना दी और 130 करोड़ लोगों को 200 करोड़ वैक्सीन के डोज देखते देखते इतने बड़े देश में हर गरीब को भी डोज पहुंचाया और पूरे भारत को कोरोना से सुरक्षित बनाया। इतना ही नहीं, इसके साथ 100 देशों के अंदर वैक्सीन भेजकर भारत ने विश्व मित्र की अपनी छवि भी बनाई। मित्रों, G20 का उदाहरण मैं जरूर देना चाहता हूं। G20 हमारे यहां ऐसे समय में आया कि सभी लोग आशंका करते थे कि कैसे रेजुलेशन होगा, डिक्लेरेशन कैसे यूनानिमस होगा। हम सब जानते हैं यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, दुनिया 2 भागों में बटी थी, पूरी दुनिया पसोपस में पड़ी थी कि अब दिल्ली डिक्लेरेशन खटाई में पड़ जाएगा। मगर मोदी जी ने, पूरी दुनिया जब G20 समिट करती थी, 1, 2 या 3 शहरों में करने के रिकॉर्ड थे, ज्यादातर तो एक ही शहरों में। मोदी जी ने 58 जगह पे और देश के हर राज्य में G20 समिट की मीटिंगें करी। दिल्ली डिक्लेरेशन भी यूनानिमसली हुआ और अफ्रीकन कंट्रीज को, अफ्रीकन यूनियन को हमने G20 में इंक्लूड भी कराया। और मित्रों, आप लोगों ने भी अनुभव करा होगा जब दुनिया के सभी नेता एक ही समय पर हाथ में श्रद्धांजलि का रीग लेकर महात्मा गांधी की समाधि पर खड़े थे। पूरा देश गौरव के साथ वो दृश्य देख रहा था। राष्ट्रपिता को पूरी दुनिया आज श्रद्धांजलि दे रही है। मोदी जी ने एक प्रकार से कूटनीतिक विजय की शुरुआत वहां से की और आज मैं विश्वास से कह रहा हूं, पूरी दुनिया कोई भी समस्या हो, चाहे पॉल्यूशन की हो, चाहे टेररिज्म की हो, चाहे ड्रग्स के बढ़ावे की हो, चाहे बायोफ्यूल की हो, पूरी दुनिया ये देखती है, राह देखती है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं। इस बात का वजन खड़ा हुआ है और हम सब भारतीयों के लिए ये बड़ा गर्व का विषय है। कई नए क्षेत्रों को मोदी जी ने छुआ है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बैटरी, ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल, इथेनॉल ब्लेंडिंग, स्पेस सेक्टर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और ड्रोन।
आप लोग तो मेरे से ज्यादा समझ पाए होंगे कि सारे सेक्टर जो है जिसमें आज भारत पायोनियर बन रहा है, वो सेक्टर अगले 25 साल तक दुनिया की इकोनॉमी का निर्णय करने वाले हैं, महत्वपूर्ण सेक्टर है। और इस सारे सेक्टर में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगले 5 साल में भारत पायोनियर बनकर उभरेगा और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हम दिशा देने का काम करेंगे। आज मोदी जी ने ढेर सारे लक्ष्य तय किए हैं। मोदी जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है 2027 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना, 2030 तक $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है, 2025 तक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, 2036 में हम ओलंपिक होस्ट करेंगे, 2040 में चंद्रमा पर मनुष्य भेजेंगे, मैन ऑन मून, और 2047 में हम पूर्ण विकसित राष्ट्र बनकर विश्व गुरु के स्थान पर भारत माता जी, ये लक्ष्य मोदी जी ने रखा है। मैं आप लोगों को भी कहने आया हूं, अब समय आ गया है भारतीय उद्योग जगत के लिए, इंडियन इंडस्ट्री के लिए आपका स्केल और साइज दोनों बढ़ाइए। ग्लोबल कंपनियां भारत की हो, ये शुरुआत करने का समय आ गया है। यहां इसके लिए अनुकूल नीतियां भी बनी है, अनुकूल प्लेटफॉर्म भी तैयार है और पूरी दुनिया मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इंडस्ट्री का स्वागत करने के लिए तैयार है। हमारे इंडस्ट्री जगत के लोग आगे आए, अपनी साइज और स्केल को बढ़ाएं और 2047 तक मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण विकसित भारत की नींव अगले 5 साल में डालने का काम हम सब करें। यही आप लोगों से विनती है। मेरा विषय जो था, इस विषय पर मुझे लगता है कोई ना कोई सवाल पूछ ही लेगा। उस वक्त मैं रेटिंग एजेंसियों के लिए एक विषय दिया गया था, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। परंतु मित्रों, भारत का विकास सिर्फ सरकार की महत्वाकांक्षा के से होता नहीं है। भारत का विकास भारत के नागरिकों के आत्मविश्वास से होता है। आज इंडस्ट्री जगत ने भी अपना स्केल और साइज इसको बढ़ाना है। ग्लोबल कंपनियां भारत में हो, इसकी चिंता करनी है और वो आत्मविश्वास के साथ दुनिया में आगे बढ़ना है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।